नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पर्यावरणीय शिक्षा इन्वायरमेंटल जो प्रश्न है उसके टोटल 30 प्रश्न। और ये प्रश्न आपके स्पेशली सुपर टेट और यूपी टेट के लिए हैं। सी टेट, यूपी टेट या सुपर टेट, जो भी छात्र जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं कि किस चीज़ के आगे टॉपिक वाइज वीडियो लाए जाएं या प्रैक्टिस सेट इसी प्रकार लाए जाएं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आज मैं आपको ये प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस करते चलिए और किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो सभी चीज़ में लगातार बने रहिए। अपना पढ़ाई का लेवल लगातार बनाए रखिए ताकि कोई भी आगे एग्जाम आए, एग्जाम डेट आया, पहले से प्रिपेयर हो। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 121 से। पहला प्रश्न है आपका कि किस देश में वानगनई नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है? न्यूजीलैंड, जापान, कनाडा या युगांडा? बताना है आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करके कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो आपका न्यूजीलैंड बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वांगना नदी जो नदी है उसको जीवित प्राणी का दर्जा न्यूजीलैंड में जो है वो दिया गया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, अम्ल वर्षा जो है उसके दुष्प्रभावों को रोकने का उपाय क्या होता है? वृक्षारोपण जो है उसको बढ़ावा देना, प्राकृतिक ईंधन का कम उपयोग करना, उपभोक्तावादी दृष्टिकोण में परिवर्तन या सभी? बहुत बार पूछा जाता है कि अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा क्या है, तो आपको एक लाइन ये पता होनी चाहिए कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बनाता है। ये बहुत पूछा जाता है। अब रोकने के उपाय में है तो आप सबसे पहले तो यही कहेंगे वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। आपको अम्ल वर्षा नहीं भी पता है फिर भी आप जानते हैं कि वृक्षारोपण को बढ़ावा तो दिया ही जाता है। दूसरा आपका है प्राकृतिक ईंधन का कम उपयोग, जाहिर सी बात है ये भी सही है। तीसरा उपभोक्तावादी दृष्टिकोण में परिवर्तन, जब दो सही है तो जाहिर सी बात तीसरा भी होगा, तो उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। 123 प्रश्न है आपका, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य जो है उसकी दूरी न्यूनतम होती है? ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा? चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो आप सभी जानते हैं जो ठोस होते हैं उनमें बहुत ही कम दूरी होती है, जो उनके अंतरा आणविक बल जिसको हम बोलते हैं। तो ठोस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। द्रव में उनसे ज्यादा, गैस में उनसे ज्यादा। तभी तो आप देखते हैं कि गैस जैसे कि कोई परफ्यूम वगैरह हो गई, एक किसी रूम में एक कोई किनारे आप जो है उसे स्प्रे करते हैं तो पूरे कमरे में फैल जाती है। तो उसमें जो अंतरा आणविक या जो अणु आप कह सकते हैं उनके मध्य की दूरी बहुत ज्यादा होती है, और ठोस में जो है वो न्यूनतम होती है, कम होती है। 124 प्रश्न है, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार पूछा जाता है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात या मध्य प्रदेश? बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो आपका मध्य प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। परंतु हाल ही में कुछ दिन पहले कुछ न्यूज आई थी जिसमें कर्नाटक ने दावा किया था टाइगर स्टेट का दर्जा छीनने का मध्य प्रदेश से। तो ऑप्शन में यदि आपको लेटेस्ट के हिसाब से दिया जाएगा तो कर्नाटक ऑप्शन में हो सकता हो देखने को मिले, तो वो भी ध्यान रखिएगा। वैसे तो मध्य प्रदेश को ही माना जाता है। 125 प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होता है? हवा का, जलधारा का, ध्वनि का या प्रकाश का? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आप सभी जानते हैं प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है। और कितना होता है? तो एक औसतन कह दिया जाता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड जो है वो होता है। 126 प्रश्न है, थट्टे कार्ड पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये जो पक्षी अभयारण्य है, देखिए बहुत से हैं अलग अलग जगह पर। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो कई बार क्या होता है यही प्रैक्टिस सेट के ही आपको सीधे पेपर में देखने को मिल जाते हैं। तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं चलिए उत्तर की। और ये जो नाम लिखा हुआ है थट्टे, यही आप देखेंगे कहीं कहीं आपको था की जगह ता भी लिखा देखने को मिलता है, तट्टे काट भी बोला जाता है। तो ये पक्षी अभयारण्य जो है वो केरल राज्य के इडुक्की जिले में देवीकुलम तालुका में स्थित है। तो आप केवल और केवल केरल राज्य याद रखिएगा, इतना डिटेल में और कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखते हैं 127, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? आंखों पर, फेफड़ों पर, त्वचा पर या अस्थि मज्जा? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन 3 त्वचा सबसे ज्यादा आप कहेंगे दुष्प्रभाव सबसे पहले पड़ता है नाभिकीय विकिरण का। तो ये जो आंसर त्वचा दे रखा है ये आपका इसी बुक में दे रखा है जहां पर ये प्रश्न है।
और भी अगर आप देखेंगे बहुत सी पुस्तकें उसमें अस्थि मज्जा दे रखा है, कहीं कहीं फेफड़े दे रखा है। इस प्रश्न में आपको चारों ही ऑप्शन अलग अलग पुस्तकों में देखने को मिलते हैं। पर आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि जो नाभिकीय विकिरण है ये आपका मनुष्य की जो आंतें होती हैं या आंत की जो परत होती है इसको सबसे ज्यादा जो है वो प्रभावित करता है। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। बाकी आंखें, फेफड़े, त्वचा, अस्थि मज्जा, ये चारों ऑप्शन देखने को मिलते हैं। मैंने और भी पुस्तकें देखी थी तो कहीं पर आंखें आंसर दे दिया है, कहीं पर अस्थि मज्जा दे दिया है, और प्रश्न में पूछा गया अत्यधिक दुष्प्रभाव, तो चारों तो नहीं सही होंगे। वैसे अगर इन चारों ऑप्शन में से किसी एक को छांटना हो तो फेफड़े आप छांट सकते हैं। श्वसन अंग कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, तो ये ज्यादा आप मान सकते हैं आंसर को। त्वचा का प्रभाव पड़ता है पर उतना नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक की पूछी गई है। बाकी आपके क्या अनुसार होना चाहिए आंसर, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। देखते हैं हमारा 128 प्रश्न, मौलिक और जैविक पर्यावरण के अध्यापन के लिए अन्वेषण विधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। अन्वेषण विधि मतलब खोज विधि। जॉन डीवी, आर्मस्ट्रॉन्ग, किलपैट्रिक या स्टीवेंसन। चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन ए बी सी डी में। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अन्वेषण विधि को किस और अन्य नाम से जाना जाता है, तो ह्यूरिस्टिक मेथड के नाम से, ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से जाना जाता है। प्रवर्तक के रूप में आर्मस्ट्रांग जो है इनको जाना जाता है। और यहाँ पर जो मौलिक और जैविक पर्यावरण के अध्यापन के लिए पूछा गया तब भी आप इन्हीं को प्रायोरिटी देंगे। जहाँ पर ये आपके आंसर दे रखे थे वहाँ पर स्टीवेंसन दे रखा था, जो कि गलत है। अन्वेषण विधि के जन्मदाता प्रवर्तक आर्मस्ट्रांग जो है इन्हीं को माना जाता है। ह्यूरिस्टिक पूछा जाए तब भी ध्यान रखिएगा। 129 प्रश्न है आपका। प्रयोजन विधि के जन्मदाता हैं किलपैट्रिक, मॉन्टेसरी, राइट स्टोन या लैंडन। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा सही होगा। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, किलपैट्रिक। काफी चर्चित प्रश्न है, काफी बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। 130 प्रश्न है, नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। परमाणु अप्रसार से, जैव विविधता संरक्षण से, अवैध हथियारों की तस्करी से या मानव तस्करी से। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो जैव विविधता संरक्षण जो है आपका सही हो जाएगा। और मुख्य रूप से आप क्या कहेंगे, एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है और इस प्रोटोकॉल का जो उद्देश्य है वो आनुवंशिक संसाधनों के प्रयोग से होने वाले जो लाभ हैं उनको निष्पक्ष और न्यायोचित तरीके से साझा करना। 131 प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता सबसे ज्यादा है। दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली या सोयाबीन, चना, मक्का या सेब, दही, मांस। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है, आपको छांटना है कि प्रोटीन की प्रचुरता सबसे ज़्यादा इनमें से किसमें होगी। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य सभी लोग कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार और अच्छे अच्छे प्रश्न आपको प्रैक्टिस आगे भी कराए जाते रहें। तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आप क्या देख रहे हैं, सोयाबीन। सोयाबीन प्रोटीन के मामले में अव्वल दर्जे में नाम इसका आता है, यही वाला ऑप्शन सही होगा, सोयाबीन, चना और मक्का। और बाकी जो ऑप्शन है जैसे कि यहाँ पर मछली हो गया, अंडा हो गया, इन सब में प्रोटीन है, पर मटर को आप इतनी प्रायोरिटी नहीं देंगे। तो ऑप्शन सभी चेक करने हैं आपको। यहाँ पर चना, मक्का तीनों हैं। और एक आधार ये भी है कि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में, तो इसलिए भी आप इसको प्रोटीन दे सकते हैं। इसमें लगभग बताया जाता है कि 40% से अधिक प्रोटीन होता है। अगला है भारत का राष्ट्रीय पशु, हाथी, शेर, बाघ या मोर। ये मटर में होता है प्रोटीन, पर आपको मैंने कहा इस चीज को समझिए कि आपको प्रचुर मात्रा में जानना है। प्रचुरता लिखा है ना, मटर में ऐसा नहीं होता नहीं है, नाम तो इसका आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु हाथी, शेर, बाघ या मोर। आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय पशु ऑप्शन नंबर 3 बाघ जो है वो सही हो जाएगा। 133 प्रश्न, सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड कारक हैं जल प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का, भूमि प्रदूषण का या ध्वनि प्रदूषण का। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा है, आपने काफी बार सुना है, ये एक जहरीली गैस होती है और वायु प्रदूषक के रूप में ही तो हम देखते हैं, तो वायु प्रदूषण आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 134, ध्वनि प्रदूषण का दुष्प्रभाव क्या होता है। श्रवण स्तर पर प्रभाव पड़ता है ध्वनि प्रदूषण से, बिल्कुल पड़ता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है, शारीरिक प्रभाव भी आपका आ जाएगा। चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे ज्यादा तो श्रवण स्तर पर प्रभाव पड़ता है, पर यह भी चीज ध्यान दीजिए, जब कहीं ना कहीं आपके माइंड में बहुत तेज ध्वनि जा रही है तो उसका एक मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ रहा है। जब दो ऑप्शन सही है तो तीसरा शारीरिक प्रभाव आपको नहीं भी इतना लग रहा है, पर दो दो ऑप्शन सही है तो उपरोक्त सभी बिल्कुल सही होगा। 135 प्रश्न है हमारा कि हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर, 1 जुलाई, 10 अगस्त या 1 दिसंबर। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा।
तो आप सभी जानते हैं जुलाई का जो पहला सप्ताह होता है, वन महोत्सव प्रतिवर्ष भारत में जुलाई माह में मनाया जाता है और पहले सप्ताह के रूप में ज़्यादा मनाया आप देखते हैं। तो ऑप्शन ABCD में से 1 जुलाई को आप प्रेफ़रेंस जो है वो देंगे। 1960 के दशक में जो पर्यावरण संरक्षण है, प्राकृतिक परिवेश है, उसके प्रति संवेदनशीलता को अभिव्यक्त करने वाला ये आंदोलन जो है वो आपका था। अगला प्रश्न देखते हैं, जल जनित रोग है अतिसार, छोटी माता, रक्ताल्पता या मस्तिष्क ज्वर। आपको बताना है जल से फैलने वाले कौन सा इसमें से रोग जो है वो होगा। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं आंसर की। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अतिसार। जीवाणु देखिए, दूषित जल जो है उसमें विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि इन सबसे अलग अलग होते हैं। तो विषाणु में उसमें दूषित जल से रोग जल में अलग आते हैं, जैसे जुकाम हो गया, पीलिया हो गया, पोलियो हो गया, चेचक हो गया। जीवाणु में आपके अतिसार हो गया, मियादी बुखार हो गया, इस टाइप से आते हैं अलग अलग। पर ऑप्शन जब यहाँ पर देखेंगे तो पहला ही वाला ऑप्शन सही होगा, छोटी माता, रक्ताल्पता और साथ ही साथ आपका मस्तिष्क ज्वर जल जनित रोग में आप इनमें नहीं रखेंगे। अच्छा, अतिसार बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, डायरिया इसी को कहते हैं, डायरिया आपने अवश्य सुना होगा। अगला 137 प्रश्न है, किससे कुनाइन नामक जो दवा है वो प्राप्त होती है, इसी को कुनैन करके भी लिखा रहता है। मनी प्लांट, सिनकोना प्लांट, यूकेलिप्टिस प्लांट या अकोनाइट प्लांट। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बहुत ही बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो ऑप्शन ABCD में से दूसरा ऑप्शन सिनकोना प्लांट जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 138 प्रश्न है, UNEP का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है, नैरोबी में है, जेनेवा में है, पेरिस में है या न्यूयॉर्क में है। बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका पहला वाला ऑप्शन नैरोबी जो है वो सही हो जाएगा, जो कि केनिया में आपका आता है। नैरोबी वैसे ऑप्शन देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा। UNEP जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय नैरोबी में जो है वो स्थित है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 139, जहाँ पर सुमेलित करना है सूची 1, सूची 2, जंगली गधा, सिंह, पुच्छी, मकाक, हुलाक, गिब्बन, इस केरल, असम, गुजरात इस टाइप से दे रखा है और नीचे साथ में ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं। तो आपको सही मिलान करना है कहाँ पर कौन सा जो है वो मैच करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जंगली गधा। तो जो सबसे चर्चित राज्य है वो आपका है गुजरात, तो पहले का C ऑप्शन होगा। अब पहले के C ऑप्शन में पहला है और चौथा है, तो दूसरा और तीसरा तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया। B वाला और ऑप्शन देख लेते हैं, सिंह, पुच्छी, मकाक, तो ये कहाँ पाया जाता है, ये आपका केरल में, तो ये A से मैच करेगा। तो पहले ही वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और तीसरा जो बचा ये असम में हो जाएगा, उलाक, गिब्बन। तो आपका जंगली गधा ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। गुजरात के बड़े कच्छ के रण और छोटे कच्छ के रण में स्थित है भारतीय वन्य गधा अभ्यारण्य, वहीं से ये प्रसिद्ध भी है। 140 प्रश्न है, इको मार्क क्या होता है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। इको मार्क क्या होता है, तो इको मार्क या इको मार्क को आप भारतीय संदर्भ में कहें तो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किया गया एक प्रमाणन चिन्ह होता है, जो कि पारिस्थितिक तंत्र पर कम से कम जो प्रभाव है उसके उद्देश्य से मानकों के एक सेट के रूप में होता है। मार्किंग जो स्कीम थी ये आपकी 1991 से स्टार्ट हुई थी और इन चारों ऑप्शन में आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि पर्यावरणीय अनुकूली जो उपभोक्ता उत्पादन है उनको नाम पत्रित करने की योजना। तो आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। 141 प्रश्न है, बालक के वैज्ञानिक दृष्टिकोण में किसे सम्मिलित किया जाता है, आसपास के वातावरण के प्रति जिज्ञासा को या क्रमबद्ध ढंग से विचार करना, वैज्ञानिक जिज्ञासाओं की तृप्ति या उपरोक्त सभी। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, आप क्या कहेंगे कि चारों ही सही हैं, उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। 142 प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का घोतक है समुद्र तल में वृद्धि, ग्लेशियर जो है उनका पिघलना, तापमान में वृद्धि या सभी। तो ये सभी उसको प्रदर्शित करते हैं, तापमान में वृद्धि हो चाहे ग्लेशियर का पिघलना, तो ये सभी जलवायु परिवर्तन के ही घोतक में आएंगे। अगला 143 प्रश्न है, शुद्ध जल की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, उदासीन, लवणीय या इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे उदासीन आपका सही हो जाएगा। और इसी को हम दूसरे तरीके से भी ऑप्शन में लिखा देखने को मिलता है कि शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन होता है, इस टाइप से भी ऑप्शन देखने को मिलता है। अगला देखते हैं 144, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया। 4 ऑप्शन है, 1982, 1972, 1981 या 1973। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 1973 जो है वो सही हो जाएगा। देश में जो बाघ थे उनको विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने 1973
2003 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था और यही आपका पूछा भी गया है। अगला, एक नक्षत्र का रंग किस पर डिपेंड करता है? सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर या पृष्ठीय ताप पर? ये भी प्रश्न आपका बहुत रिपीट होता है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो चौथा ऑप्शन पृष्ठीय ताप जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 146 प्रश्न है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या लोहा? तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो आपका आयोडीन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न 147 की, वह एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है? काहना, दाचिगम, गिर या मृदुमलाई? मुदुमलाई नहीं, मृदुमलाई होता है। तो चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की, तो आपका दाचिगाम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थिति पूछी जाए दाचिगाम की, तो आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर में है। कश्मीरी से भी आपको समझ में आ रहा है। 148 प्रश्न है, घास स्थली तथा वृक्ष पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है? सदैव उल्टा, सदैव सीधा, कभी उल्टा कभी सीधा या सभी प्रकार का? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो आप क्या कहेंगे? आपका दूसरा वाला ऑप्शन सदैव सीधा सही हो जाएगा। मैंने आपको जो हाल ही में टीएलएड के पेपर हुए थे उसमें बताया भी था कि जीव जो संख्या का पिरामिड होता है उसमें जो घास मैदान का पारिस्थितिक तंत्र है, फसल का पारिस्थितिक तंत्र है, वो सब आते हैं, और वन के पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड जीव संख्या में उल्टा होता है। और जब जीव भार की बात की जाती है वहां पर वन का सीधा होता है और जलीय पारिस्थितिक तंत्र जो है वो उल्टा होता है। 149 प्रश्न देखते हैं, कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। दुधवा, कान्हा, काजीरंगा या गिर? ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन काजीरंगा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखने से पहले, वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, अन्य लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और लोग भी प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकें, और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। प्रश्न जो लास्ट वाला है वो हम आपसे पूछ रहे हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न 150 नंबर है कि एनजीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल गैस टर्मिनल होती है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होती है, नेचुरल गैस ट्रिब्यूनल होती है या नेचुरल ग्रीन ट्रीज होती है? इस प्रकार से चार ऑप्शन है, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। तो आज वीडियो में इतना ही। टोटल आपके कितने प्रश्न सही रहे? 29 प्रश्न, 30 हमने टोटल देखे, एक तो आपको ही दे दिया, तो 30 टोटल मिलाकर भी आप बता सकते हैं कि कितने आपके सही रहे। अपना स्कोर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके टोटल आपके प्रश्न के यहाँ पर कितने सही रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।